सबसे पहले आ जाएगा माउथ। माउथ में सबसे पहले आता है हमारा टीथ। टीथ होता है 4 प्रकार का, कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, टीथ का लगभग शेप ये होता है। ठीक है, इतना होता है जो हमारा मसल में डबल रहता है। ठीक है, और इतना जो होता है वो मतलब ऊपर में दिखाई देता है, तो जो ऊपर में दिखाई देता है उसको क्राउन बोलते हैं। ठीक है, और जो मतलब अंदर दबा रहता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा दांत पे, मतलब टीथ पे हमारे 3 परत होते हैं, इनेमल, डेंटाइल और पल्प कैविटी। जो डेंटाइल होता है वो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, फिर उसके नीचे आता है इनेमल, जो कि सेंसेशन का फील कराता है, कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है हम लोग को दांत पे फील होता है, वो इनेमल की मदद से ही फील होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया पल्प कैविटी, जिससे नर्व जुड़ा होता है। वो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसी को हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं। उसके बाद में आ गया हमारा टंग, जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। टंग के नीचे स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो कि स्लाइवा सिक्रीट करता है। स्लाइवा पर डे 1 से 1.5 लीटर सिक्रीट होता है। ठीक है, जो कि हमारे फूड को बोलस बना के और मतलब स्टोमक तक ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है फूड और एयर का कॉमन रास्ता है। फेरिंग्स 3 प्रकार के होते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। जनरली ये वॉइस में थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग हलक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों को कवर किए होता है, मतलब ओसोफेगस और ट्रैकिया दोनों को कवर किए होता है। अगर हम लोग सांस लेते हैं तो वो ओसोफेगस को ढक देता है, और अगर हम लोग खाना खाते हैं तो वो ट्रैकिया को कवर कर देता है, जिसके हेल्प से, एपिग्लोटिस के हेल्प से हमारा खाना स्टोमक तक जाता है, ना कि मतलब लंग्स तक जाता है। ओके, उसके बाद में हम लोग का आ जाएगा स्टोमक। स्टोमक का एंड होता है कार्डियक से। ठीक है, और उसका नहीं, स्टार्टिंग होता है कार्डियक से और एंड होता है हमारा पाइलोरस में। स्टोमक में हमारा म्यूकस का लेयर पाया जाता है, और स्टोमक में HCl होता है जो कि फूड को लिक्विड फॉर्म में करता है, और म्यूकस का लेयर स्टोमक में होता है जिससे कि HCl हमारे स्टोमक को कोई भी हार्श नहीं कर सके। ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा ड्यूडेनम, जेजुलम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम जो हो गया वो हमारा C शेप होता है, खाना का 60% पाचन हमारा उसी में हो जाता है। फिर उसके बाद में आएगा ज्यूजेनम और इलियम। इलियम में हमारा बिलाई पाया जाता है जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, असेंडिंग कॉल्यूम, डिसेंडिंग कॉल्यूम, ट्रांसवर्स कॉल्यूम, सिक्कम, अपेंडिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा रेक्टम। रेक्टम वो होता है जहाँ से हमारा वेस्ट फूड जहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा एनस। एनस 2 टाइप का होता है, इंटरनल एनस और एक्सटर्नल एनस। इंटरनल एनस वो होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि मतलब वेस्ट फूड स्टोर हो गया, अब इसको बाहर रिलीज करना है। फिर एक्सटर्नल एनस जो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, वेस्ट फूड को कब बाहर निकालना है या नहीं निकालना है वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद में आ जाएंगे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट डाइजेशन होने में हेल्प करता है। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा लीवर। लीवर 1 से 1.5 लीटर बाइल नहीं 600 से 800 ml बाइल जो सिक्रीट करता है, जो कि हमारे खाना रोकिए तो लीवर हमारे बॉडी में 1 से 1.5 kg का होता है, और ये प्रतिदिन हमारे बॉडी से 600 से 800 ml बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये आयरन को स्टोर करके रखता है, और ये एक्सेसरी ऑर्गन है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर 50 ml
पर डे बाइल स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा पैंक्रियाज, जो कि एक पत्ती के आकार का होता है। पैंक्रियाज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, टेल और बॉडी। जो हेड और बॉडी होता है वो हमारा जो हेड और बॉडी होता है वो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, और जो टेल होता है वो इंसुलिन के सिक्रेशन में मदद करता है। सो थैंक यू गाइस। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल। आज आपको पढ़ाने जा रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर सिस्टम मतलब होता है ब्लड वेसल्स। उसके बाद हमारे CVS कैसे बना हुआ है, तो सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम से और बॉडी से बना हुआ है। उसके बाद हमारे हार्ट में 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला होता है पेरिकार्डियम, दूसरा लेयर होता है मायोकार्डियम, तीसरा होता है एंडोकार्डियम। उसके बाद हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये पहला चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर का है लेफ्ट आर्टेरियम, चौथा चैम्बर का लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद कैसे कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, कैसे कैसे ऑक्सीजन CO2 और O2 कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले ऊपरी भाग को सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और निचली भाग को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। सबसे पहले इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से होते हुए CO2 युक्त ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाके वहां संकुचन टाइप होता है, संकुचन से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है। संकुचन होता है, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से गैसियस ये लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके स्टार्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। लंग्स में गैसियस सेक्शन जो CO2 आया है ब्लड, वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाकर O2 बनेगा। O2 से पल्मोनरी वाल्व के द्वारा राइट ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में फिर संकुचन होगा, फिर संकुचन होके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा पूरा ये ऑक्सीजन CO2 जो गैस ये ब्लड होता है पूरे शरीर में चला जाएगा। उसके बाद आता है आर्टरी। क्या होता है आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, और वेन में क्या होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। स्टार्ट। हार्ट का साइज क्या होता है, हार्ट का साइज होता है 12, लंबाई होता है ×9 × 6 हार्ट का साइज होता है। और मेल में हार्ट पाया जाता है 300 ग्राम, और फीमेल में 250 ग्राम पाया जाता है। हार्ट में 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है, जो हमारे चोट को सुरक्षा प्रदान, चोट लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है कार्डिक मसल का बना होता है, जो एसओ नोड को इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करने में सहायता करता है। तीसरा होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है वॉल्व का निर्माण करता है, वॉल्व का निर्माण करता है। का साउंड पाया जाता है, एक लव साउंड पाया जाता है, एक डव साउंड पाया जाता है। लव साउंड जो ये होता है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व एक साथ बंद होता है तो लव साउंड आता है। डव साउंड कब आता है, एरोटिक वाल्व, एरोटिक पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व जब एक साथ बंद होता है तो डव साउंड आता है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश कुशवाहा। आज मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन मिलकर यह वह प्रणाली है जो ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने का काम करती है। इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में लेते हैं और एक्सपायरेशन में छोड़ते हैं। नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं। नासाक्षेत्र से सांस लेते हैं तो जो धूल वूल होता है, इसमें नासाक्षेत्र में बाल पाया जाता है। जो धूल वूल आता है उसको बाल रोकता है। उसके बाद में नासाकपाट, यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। इसमें चिपचिपा टाइप का होता है, जो यहाँ पे बाल से नहीं छोड़ पाता है, वो नासाकपाट में जाकर चिपक देता है। उसको 4 से 5 दिन में नकटी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में फेरिंग्स होता है यहाँ पे। उसके बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद में ट्रेकिया में चला जाता है। ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई में जाता है। उसके बाद में ब्रोंचियल, और उसके बाद में एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद में बॉडी में चला जाता है। बॉडी के बाद में सेल में, सेल से फिर CO2 लेकर एल्वोलाई के द्वारा होते हुए ट्रेकिया के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसके बाद में डायफ्राम,
जो डायफ्राम में सांस लेते हैं तो पचक जाता है और छोड़ने के समय में फूलता है तो सांस को बाहर निकालने में मदद करता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। आज मैं राइस ट्यूब के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। राइस ट्यूब कैसे लगाया जाता है, राइस ट्यूब से क्या क्या हम दे सकते हैं मरीज को। इसे राइस ट्यूब जो होता है एक नली का आकार होता है, जिसके सहारे हम लोग लिक्विड फॉर्म में फूड दवा वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये किस किस मरीज को हम लोग राइस ट्यूब लगाएंगे, जिससे जो मरीज अपने मुंह से ओरल कैविटी से भोजन नहीं कर पाता है, यानी उसका फेशियल अगर सर्जरी हुआ हो या कोई माउथ में होगा कोई प्रकार का अगर दिक्कत हो, उसका सर्जरी हुआ हो, या कोई कोमा में हो, या किसी भी प्रकार का सर्जरी हो जिससे वो खाना नहीं खा सकता है, उसको हम क्या करेंगे, राइस ट्यूब दे सकते हैं। और उसके बाद में जिसका स्टोमक जो क्या जहर खा लिया हो या ज़्यादा मात्रा में शराब लिया हो, उसको भी उसके पेट को सफाई करने के लिए, स्टोमक को सफाई करने के लिए हम राइस ट्यूब लगा सकते हैं। इसमें दो तरह का होता है। जैसे राइस ट्यूब होता है, एक गेवाज होता है, एक लिवाज होता है। गेवाज का मतलब होता है कि मरीज को स्टोमक तक खाना पहुंचाना या कोई ऐसा दवा पहुंचाना। लिवाज का मतलब होता है अंदर से उसके जो जहर वगैरह खा लिया हो या ज़्यादा मात्रा में शराब पी लिया हो, उसका स्टोमक को साफ करना, यानी लिवाज होता है। इसमें हम इसको सबसे पहले लगाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ लेंगे, क्या क्या सामान लेंगे। पहले सबसे पहले इसमें हम लेंगे जाइलोकेन राइस ट्यूब ले लेंगे। वो होता है नंबरिंग के हिसाब से। इसे 16 वर्ष से ऊपर का जो भी पेशेंट है उसको हम 17 से 18 नंबर का राइस ट्यूब ले लेंगे। या 0 से 16 वर्ष का अगर उम्र का हो तो उसमें फार्मूला होता है कि एज के हिसाब से उसको 16/2 से डिवाइड करके उसके हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, राइस ट्यूब लगाएंगे। इसमें क्या होता है, नॉर्मली 16 से ऊपर वाले को 17 से 18 नंबर का राइस ट्यूब लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे राइस ट्यूब ले लेंगे, उसके बाद जाइलोकेन जेली ले लेंगे, कॉटन स्वैब ले लेंगे, इसमें किडनी ट्रे ले लेंगे, परमानेंट मार्कर ले लेंगे, उसके बाद एक बॉल ले लेंगे जो कटोरी होता है, स्टेथोस्कोप ले लेंगे, ग्लव्स ले लेंगे, इसमें और कॉटन ले लेंगे, एक स्वैब तौल ले लेंगे से, और सब चीज़ इसमें लेकर उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लगाने के लिए पहले उसको नोज से क्या करेंगे, नापेंगे। इसके नापेंगे, यहाँ से लेकर ईयर तक लाएंगे, यहाँ से फिर उसको स्टोमक तक नाप कर उसको क्या करेंगे, उस पर जो नेंट मार्कर है उसको चिन्ह मार्क लगा देंगे, या उस पर कोई अगर टेप हो टेप लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको उसमें क्या करेंगे 5 से 10 सेंटीमीटर तक उसका जाइलोकेन जेली लगाकर उसमें उसके नोज जो है उसमें सबसे देखेंगे कि कौन थोड़ा सा मोटा नोज है, उसके सहारे हम क्या करेंगे, उसको पहले सबसे पहले उसको मरीज को उससे बात करेंगे कि हेलो भाई, आपको मैं एक राइस ट्यूब लगाने जा रहा हूँ। उससे आपको क्या होगा कि खाना लेने में, दवा लेने में आपको सुविधा मिलेगा। उससे बात करेंगे और उसके सहपाठी जो होगा उससे भी बोल देंगे कि आपके भाई जो पेशेंट है उसको राइस ट्यूब लगाएंगे। उसके सहारे जो भी खाना या जो भी दवा लेगा वो उसके पेट में जाएगा, स्टोमक में जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको नाप कर उसके बाद में हम जो नोज देखेंगे, जो मोटा होल होगा उसमें, उसके सहारे हम स्टोमक तक राइस ट्यूब को लगाएंगे। सबसे पहले राइस ट्यूब लगाने से पहले अपने हाथ को हम हैंड को वॉश कर लेंगे। उसके बाद उसमें राइस ट्यूब जो होता है मुंह पे उसके 5 से 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक जाइलोकेन जेली लगाकर उसको क्या करेंगे,
धीरे से उसको बात करके उसके नोज में लगाएंगे और नोज से लगाते हुए फेरिंग्स तक जाएंगे। अगर फेरिंग्स पर जाएगा तो वहाँ से थोड़ा उसको क्या होगा कि तो उल्टी घूंघटी टाइप का होगा, तो उस वहाँ पे क्या करेंगे, रोक देंगे थोड़ा 10 से 15 से 20 सेकंड रोक देंगे और फिर उसको धीरे से क्या करेंगे, लगाएंगे और देखेंगे अगर वहाँ अगर पेट स्टोमक तक पहुँच जाता है तो उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि सही जगह पे गया है कि नहीं, लंग्स में गया है या वो लंग्स में गया है या स्टोमक में गया है, सबसे पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, बॉल में यानी कटोरी लेकर उसमें पानी ले लेंगे और जो पानी है वो क्या करेंगे, वो पाइप जो बाहर जो है उसको उसमें लगाएंगे। अगर बुलबुला टाइप के आ रहा होगा तो देखेंगे कि लैरिंग्स में यानी बुलबुला अगर आ रहा होगा तो लंग्स में गया है तो उसको तुरंत क्या करेंगे, निकाल लेंगे। या वो अगर लंग्स में जाएगा तो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। अगर स्टोमक में गया है, अगर उसमें से कोई अगर फूड वगैरह आ रहा है तो देखेंगे कि सही जगह पे गया है। उससे नहीं हुआ तो क्या है, स्टेथोस्कोप ले लेंगे और एक सिरिंज 10 ml का लेंगे, उसमें एयर भर के पाइप द्वारा दाबेंगे कि वहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे, उसके देखेंगे कि उसमें अगर साउंड आएगा तो देखेंगे कि सही जगह पे गया है। और उसके बाद में उसको उसके सहारे हम क्या करेंगे, अगर सही जगह पे गया तो उसके द्वारा हम लोग अपना जो भी देना है फूड लिक्विड फॉर्म में उसको देना है, या दवा भी दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में देंगे। या अगर वो देखेंगे कि वो अगर जहर वहर खाया है या जो भी ज़्यादा मात्रा में शराब पी लिया हो तो उसको पेट की सफाई, स्टोमक की सफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक NS ले लेंगे 10 से 500 ml का NS ले लेंगे। उसको क्या करेंगे, एक सिरिंज में 10 ml का सिरिंज से लेकर 50 ml का सिरिंज ले लेंगे और उसमें भर के उसका स्टोमक का क्या करेंगे, सफाई करेंगे। उन सिरिंज से NS खींच कर उसके मुंह पेट में डालेंगे और फिर बाहर खींचेंगे। उसके द्वारा उसका जो भी जहर वगैरह लिया हो उसको उसके द्वारा सफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी। आज हम आप लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, यानी कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग दे दे रहे हैं, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम हम लोग को क्या पढ़ना है कि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर मीन्स हमारा इम्यूनिटी कैसे काम करता है, कैसे हम लोग को पता नहीं लगता है। और बहुत सारे वायरस से हमारा बॉडी लड़ लेता है और उसके एंटीजन वायरस उसके एंटीजन को अपना एंटीबॉडी बना के खत्म कर देता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में कौन सा वायरस आया, कौन सा बैक्टीरिया आया और कब खत्म हो गया। उसी बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम हो गया। इम्यूनिटी 2 टाइप का होता है। इम्यूनिटी 2 टाइप का होता है, एक होता है इनेट, एक होता है एक्वायर्ड या एडेप्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इम्यूनिटी 2 टाइप का होता है, देखिए इनेट और एक्वायर्ड और एडेप्टिव भी उसको बोल सकते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी है ये हमको जन्म से पहले या जन्म के समय माँ और पिता मीन्स जेनेटिक बोल सकते हैं या मैटरनल बोल सकते हैं। मीन्स हम लोग को जो पैतृक संपत्ति मिलता है ना, उसी टाइप का ये है इनेट इम्यूनिटी। वो हम लोग को मतलब जन्म के समय ही मिल जाता है माता पिता से, ठीक है, चाहे वो प्लेसेंटा से मिले या जन्म के बाद माता के दूध से मिले, ठीक है, माँ का दूध से, तो उसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले जो मीन्स अपना एंटीबॉडी बनाएगा और उस वायरस के एंटीजन से लड़ेगा, तो वो काम करता है इनेट इम्यूनिटी काम करता है।
यानी कि जो हम लोग को बचपन से मिला रहता है जन्म के समय, वही जो इम्यूनिटी होता है सबसे पहले किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। और उसके बाद ये हार जाता है, अगर ये नहीं उसको हरा पाता अपना एंटीबॉडी बना के, तो फिर उसके बाद ये काम करता है एक्वायर्ड और एडेप्टिव। इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर हम लोग को कोई बीमारी पहले से हुआ है, जैसे कि अगर मान लीजिए उनको मलेरिया का डिजीज हुआ है, टाइफाइड का डिजीज हुआ है और उससे हम बच चुके हैं, तो ये उसी टाइप का, यानी कि अगर हम उस बीमारी से निकल चुके हैं तो ये जानता है कि उसको मतलब हम लोग को उस बीमारी से कैसे लड़ना है, तो उसी टाइप का एडेप्टिव हो गया। मीन्स अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो बीमारी हमें फिर से हो रहा है तो उससे ये आसानी से लड़ सकता है, यानी कि इसको पता रहता है कि उसको कैसे हराना रहता है। यानी कि ये कहीं से इंजेक्शन या वैक्सीनेशन के द्वारा लिया गया रहता है, ठीक है। मीन्स कहीं बाहर से लिया गया रहता है, उसको एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब जो मीन्स हमारे बॉडी में कैसे वायरस आता है और कौन कौन मीन्स वायरस आने से रोकता है, कौन कौन सा बैरियर है, वो पढ़ लेते हैं। तो बैरियर होता है 4 टाइप का, ठीक है। बैरियर का काम क्या है, यानी कि रोकना। मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी डिजीज होता है तो सबसे पहले बैरियर काम करता है उसको रोकने का, कि वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। और प्रवेश कर भी जाता है तो ये सोचता है कि मीन्स उसको पहले ही मार दें, हमारा इम्यून सिस्टम काम ना करे, हम ही पहले उसको मार दें। तो ये उसी टाइप का बना रहता है, ये प्राकृतिक देन है। हमारे बॉडी में सबसे पहले काम करता है वायरस। वायरस मीन्स बैरियर 4 टाइप का होता है, ठीक है। फिजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, और क्या बोलते हैं, हाँ फिजिकल बैरियर होता है। बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, और एक होता है साइटोकाइन, और एक होता है सेलुलर, ठीक है। 4 टाइप का बैरियर होता है। तो सबसे पहले हमारा बैरियर जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा स्किन, म्यूकस, एक्सियल इसमें आ जाएगा, एक्सियल नहीं आएगा, हाँ म्यूकस आएगा। फिजिकल बैरियर में आ गया स्किन। अगर हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है उसको हम लोग स्किन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा मीन्स जो वायरस आता है उसको वायरस आएगा पेनिट्रेट करेगा, मीन्स अंदर जाने का प्रयास करेगा, उसको ही रोकने का काम करता है और मारने का काम करता है, ठीक है। और म्यूकस हो गया मीन्स रेस्पिरेशन जो होगा ना, हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारा धूलकण आता है, उसको ही मतलब अगर इसको रोक लेता है ये म्यूकस, ठीक है। चिपचिपा टाइप का होता है, ये भी बैरियर का काम करता है और बहुत सारे वायरस और डिजीज को रोकने का काम करता है। और फिजिकल बैरियर हो गया, फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है हमारे बॉडी में जो पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। मीन्स हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अगर मान लीजिए कोई भी वायरस आया तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। 40 डिग्री 50 डिग्री रहेगा तब ना मीन्स वो जिंदा रहेगा। 37 पे तो उसको मार ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। तो बहुत मीन्स हमारे मीन्स टेम्परेचर भी जो है ना वो बहुत सारे डिजीज को मार देता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं करने देता है बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को। और पीएच जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल हो गया, जैसे कि हमारे स्टोमच में एक्सियल होता है, ये भी बहुत सारे मीन्स हम लोग जो भोजन करते हैं तो कोई भी वायरस जाता है भोजन के द्वारा उसको मारने का काम करता है। फिर आ गया सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर सेल होता है जो कि सेल अपना मीन्स हमारा जो सेल है वो काम करता है इस बैरियर में। अगर कोई भी वायरस आया हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया, अगर ये दोनों बैरियर से बच गया तो सेलुलर बैरियर क्या करेगा, अपना सेल जो हमारा सेल है वो वर्क करता है, उसको मारने का सबसे पहले वो लड़ेगा और उसको मारने का काम करता है। अगर मर गए तो ठीक है, नहीं तो साइटोकाइन बैरियर आता है। साइटोकाइन बैरियर में मीन्स जो हमारा बॉडी में प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो सिक्रेशन होता है ये काम करता है। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन को सिक्रेट करके और बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया और डिजीज को मारने का काम करता है। तो बैरियर ये हो गया, ठीक है। मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी डिजीज अगर आता है तो बैरियर सबसे पहले रोकने का काम करता है। अगर नहीं रुकता है फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आगे आता है
और उसको मारने का काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम हम लोग जानेंगे इनेट के बारे में। ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम जो हो गया वो हमारे हमको जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उनके द्वारा हमको मिलता है, माँ के दूध से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। और कोई भी वायरस आएगा और बॉडी में प्रवेश करेगा तो ये उसको मारने का काम करता है। और अगर नहीं मार पाता है तो फिर ये एक्वायर्ड और एडेप्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इम्यून सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में होता है न्यूट्रोफिल, ब्लड हो गया न्यूट्रोफिल एक टाइप का। ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्कोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, सबसे पहले अगर हमारे बॉडी में कोई भी वायरस अपना एंटीजन बना लेता है, मीन्स वायरस के साइड में वो अपना एंटीजन बना लेता है, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में कोई काम करेगा उस वायरस को मारने का और एंटीबॉडी बनाने का, वो न्यूट्रोफिल करेगा। न्यूट्रोफिल क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा उस एंटीजन को मारने के लिए, उस वायरस के एंटीजन को मारने के लिए। तो जो इसका एंटीबॉडी होगा ये अपना एंटीबॉडी बना के उस वायरस के एंटीजन के पास भेजेगा और उसको मारने का काम करेगा। अगर वो मर जाता है तो वहीं पे वो डिजीज, वो वायरस खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं मरता, बच जाता है, तो न्यूट्रोफिल अगर उससे हार जाता है तो हमारा जो होता है माइक्रोफेज, मोनोसाइट, ठीक है, वो काम करता है, जिसको हम फैगोसाइट बोलते हैं। मोनोसाइट, माइक्रोफेज। ठीक है, तो ये करता क्या है, अगर न्यूट्रोफिल हार गया ना तो सबसे पहले जो माइक्रोफेज आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा जानते हैं, न्यूट्रोफिल को ही खा जाएगा, मीन्स न्यूट्रोफिल को ही मार देगा। अगर नहीं मारेगा तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो वायरस के संपर्क में जाके उसके तरफ से इसको मारने का प्रयास करेगा। तो जो मोनोसाइट यानी माइक्रोफेज आएगा तो सबसे पहले वो न्यूट्रोफिल को ही मारेगा, भले वो हमारे बॉडी में ही क्यों न रहता हो और वो हमारे बॉडी को मीन्स वायरस से क्यों नहीं बचाता है। लेकिन जब ये हार जाएगा न्यूट्रोफिल तो जो मोनोसाइट आएगा, इसको हम लोग फैगोसाइट बोलते हैं, माइक्रोफेज, ये आके न्यूट्रोफिल को मार देगा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल यहाँ पे मर गया। फिर ये उसके बाद क्या करता है माइक्रोफेज, ये अपना एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, और उस वायरस के एंटीजन के पास भेजेगा और उसको मारने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर वो वायरस वहां पे मर जाता है तो अच्छा बात है, फिर अपना ही चला जाएगा। अगर नहीं मर पाता है और वायरस का एंटीजन अगर इससे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो मोनोसाइट यानी कि माइक्रोफेज को मार देगा। तो उसके बाद इसको मीन्स हरा देगा। तो उसके बाद हमारा काम करता है डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल काम करता है, अगर माइक्रोफेज हार जाएगा तो डेंड्रिटिक सेल। तो डेंड्रिटिक सेल जब आएगा तो जैसे माइक्रोफेज किया था न्यूट्रोफिल के साथ, वैसे ही डेंड्रिटिक सेल माइक्रोफेज के साथ करेगा। यानी कि जब ये आएगा डेंड्रिटिक सेल तो ये अपना एंटीबॉडी बनाएगा और सबसे पहले माइक्रोफेज को मार डालेगा। ठीक है, क्योंकि वो हार चुका है और वो वायरस के संपर्क में आ चुका है, तो इसलिए वो सबसे पहले अपना एंटीबॉडी बना के माइक्रोफेज का मारने का काम करेगा, माइक्रोफेज को मारने का काम करेगा। और उसके बाद ये अपना एंटीबॉडी जो बना के इस वायरस के एंटीजन के पास भेजेगा और इसको मारने का काम करेगा। और ये मर जाता है तो अच्छा बात है, नहीं मरता यहाँ पे भी बच जाता है तो हमारे बॉडी का जो एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, ठीक है, इसको प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं। अगर हमारा डेंड्रिटिक सेल हार जाता है तो उसके बाद वो बोलेगा मेमोरी सेल को कि तुम जाओ और उस वायरस को मारने का काम करो। ठीक है, तो हमारा बॉडी फिर इस प्लाज्मा सेल को बोलेगा कि तुम, अगर प्लाज्मा सेल को मेमोरी सेल इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड कोई भी हुआ पहले से डिजीज और वो खत्म हो गया, मर गया है, तो मेमोरी सेल को याद रहता है कि हम उसको कैसे मारे हुए थे। तो मेमोरी सेल वही काम करता है, देखेगा कि हाँ अगर इस जो वायरस है इससे हम पहले लड़ चुके हैं और इसको हरा चुके हैं, तो ये तुरंत अपना एंटीबॉडी बनाएगा और उसके पास भेज देगा और उस वायरस को मार देगा। अब देखिएगा कि हम इससे नहीं, इस बीमारी नया है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो फिर जो हमारा आता है एक लास्ट बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर सेल। ठीक है, हेल्पर सेल जो कि टी सेल होता है। तो हेल्पर सेल क्या करेगा, सबसे लास्ट में अपना
एंटीबॉडी बनाएगा और उस वायरस के एंटीजन के पास भेज के उसको मारने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो हमारा काम करता है वो हेल्पर सेल करता है। हमारा जो लास्ट इम्यूनिटी बचता है वो हेल्पर सेल होता है। ये सबसे लास्ट में जाएगा और उस वायरस के एंटीजन में अपना एंटीबॉडी बना के उसको मारेगा। और यहाँ पे वो मर जाता है तो अच्छा बात है, नहीं मरेगा तो वायरस जो है हमारे बॉडी पे अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तब हम लोग को एहसास होता है कि हाँ हम बीमार पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। इससे है कि अगर हम हमारे बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज कोई भी आता है तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी, हम लोग को पता भी नहीं चलता है और उसको खत्म करने का प्रयास करता है। डेली बहुत सारा वही वायरस आते रहता है, उसको मारते रहता है। हमारा बॉडी अगर मजबूत है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यही है इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी कैसे काम करता है। बस। गुड मॉर्निंग गाइड्स, मैं रेशमा कुमारी आप लोग को पोजीशन के बारे में बताने जा रही हूँ। पोजीशन 13 प्रकार का होता है। पोजीशन क्या के लिए होता है, कभी किसी मरीज का हम लोग सर्जरी करते हैं तो पोजीशन में बाएं मतलब लेफ्ट लेटर पोजीशन, कभी सुपाइन पोजीशन में सुलाकर उसके मतलब लेफ्ट लेटर पोजीशन में तो बाएं की तरफ दाहिने की तरफ हम लोग उसका सर्जरी कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में वाइटल साइन ले सकते हैं, इसलिए हम लोग पोजीशन का प्रयोग करते हैं। सुपाइन पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज पीठ के बल लेटता है और इसमें हम लोग वाइटल साइन ले सकते हैं। प्रोन पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज पीठ के बल लेटता है जिसमें हम पीठ की तरफ का मरीज का जांच कर सकते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज कंधे और हिप के बल लेटता है और हम लोग उसका दाएं तरफ का मतलब ये सर्जरी कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। साइड लेटरल पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज बाएं की करवट की तरफ ही लेटता है। उसके बाद टेंडलबर्ग पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज सुपाइन पोजीशन की तरफ ही होता है लेकिन उसका पैर बेड से उठा हुआ रहता है। डार्सल पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज डार्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन, इसमें हम कैथेटर लगाने के लिए मरीज को सुपाइन पोजीशन की तरफ ही सुला सकते हैं। किंग चेस्ट पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज का घुटना और छाती दोनों सटा रहता है। सिमिट फ्लोर पोजीशन, इसमें मरीज को 35 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल पे मतलब सिर और शरीर को आराम देने के लिए किया बैठा के हम उसका बेड पर या चेयर पे उसका जांच कर सकते हैं। और स्टैंडिंग में मरीज को खड़ा करके उसके बोन्स वगैरह हड्डी के जांच कर सकते हैं। लिथोटोमी पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज का महिला मरीज डिलीवरी के समय सुलाया जाता है, जो पैर हल्का पैरदान पे रहता है और पैर चौड़ा रहता है। रिवाइज टेंडलबर्ग पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज सुपाइन पोजीशन में ही होता है लेकिन उसका पैर हल्का सा उठा रहता है। थैंक यू। हेलो गाइस, माई सेल्फ अलीशा गिरी और मैं आप सबको डाइजेस्टिव सिस्टम बताने वाली हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पढ़ने वाले हैं एब्डोमिनल पेन के बारे में। हमारे पेट में जो दर्द होता है वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये सब हम आज जानने वाले हैं। एब्डोमिनल पेन क्या होता है, वो जस्ट लाइक अलार्म का काम करता है जो हमको बताता है कि हाँ हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, उससे हमको कौन कौन सी बीमारियाँ होने वाली है ये सब का हमको पता चलता है। नॉर्मली हम एब्डोमिनल पेन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। आता है विसरल पेन, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर आता है। उसके बाद आता है रेफर पेन, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। जैसे कि हमारे लीवर में पेन हो रहा है, उससे हमारे गॉल ब्लैडर में चला गया तो उसको हम रेफर पेन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पेराइटल पेन, उसके बाद आ जाता है पेराइटल पेन। पेराइटल पेन जो होता है ना वो ऑर्गन के कवरिंग में होता है। और जैसे हमारा लीवर है उसके जो कवरिंग में जो इन्फेक्शन लगेगा, उसमें इन्फेक्शन में हो गया जैसे रेडनेस, स्वेलिंग और उसका टेम्परेचर बढ़ जाना, उसका जो पेन
कि पेन जो होता है वो इमरजेंसी पेन कैसे होता है। पेन जैसे पेट में मरोड़ के दर्द होना, वो इमरजेंसी पेन में आता है। उसके बाद हो गया बैक पेन और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल, वो भी इमरजेंसी पेन में आता है। और अनकंट्रोल नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया है, वो भी इमरजेंसी पेन में आता है। हाई फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, तो वो भी इमरजेंसी पेन में आता है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं नरेश प्रसाद। मैं सीपीआर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, आप लोग कुछ समझिए। ठीक, सीपीआर देखिए, हम सबसे पहले सीपीआर क्यों देते हैं, तो दोबारा हार्ट और लंग्स को चालू करने के लिए सीपीआर का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोबारा चालू हो सके। जैसे सीपीआर, जैसे किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया हो, चाहे कोई पानी में डूबा हुआ हो, चाहे किसी शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, लाइन से सटा हुआ व्यक्ति को हम 10 मिनट के अंदर सीपीआर देंगे। क्योंकि सीपीआर देने का मतलब है 10 मिनट के अंदर उसको हार्ट और लंग्स को दोबारा चालू करना। देखिए, सीपीआर हम 2 तरह से दे सकते हैं, चेस्ट कंप्रेसर और एयर वेंटिलेशन। सीपीआर करने की विधि, सबसे पहले हम मरीज को उठाकर लाएंगे, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन पर सुला देंगे और उसको देखेंगे कि उसको मुंह में कुछ जबड़ा में कुछ फंसा तो नहीं है। अगर कुछ फंसा होगा तो उसको हम निकाल देंगे। और उसके पहले देखेंगे, चेक करेंगे रेडियल आर्टरी, अच्छा कैरोटी आर्टरी में चेक करेंगे जिसका सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब सीपीआर चालू करेंगे। तो सीपीआर देने का तरीका है, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे और दोनों ही जो हाथ में हाथ ऐसे कर देंगे और उसके मैंने 100 मिनट के प्रति हिसाब से देंगे। और केवनी मोड़ना नहीं चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। और उसके बाद 30 बार देंगे, स्टर्नम पर, बोन स्टर्नम पर देंगे और 30 बार देंगे, दबाएंगे। ये 2 इंच तक दबना चाहिए स्टर्नम, जो बोन स्टर्नम होता है दोनों निपल के बीच, उसको 30 बार देंगे और 2 बार हवा मुंह में फेंकेंगे। ठीक, और उसके बाद तो ये प्रक्रिया जब तक मैं करता रहूँगा तब तक कुछ खांसे ना, बोले ना, तब तक प्रक्रिया चालू रहेगा। और उसके बाद जो बच्चा होगा, बच्चा में हम देंगे, तो बच्चा में देंगे, एक हाथ से दे सकते हैं, चाहे दोनों मैंने थंब से दे सकते हैं। 15 बार देंगे तो 2 बार सांस उसको देंगे, बस यही। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम मंजनी यादव हुआ। मैं आप लोग को अभी ब्लड के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। ब्लड, सबसे पहले ब्लड होता क्या है, इसका डेफिनेशन। ब्लड इज अ रेड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड का हमारे बॉडी में बहुत ही सारा, ब्लड के बिना हम लोग कुछ है ही नहीं। तो ब्लड का पहले हम लोग फंक्शन जान लेते हैं। ये हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है, अच्छा करता है। ब्लड सर्कुलेशन में भी ये हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके काम हैं, बट अभी इतना ही आप लोग जाने, आप लोग आगे जान लीजिएगा। उसके बाद ब्लड कितने टाइप के होते हैं। ब्लड 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा और उसके बाद ब्लड सेल। ब्लड सेल फॉर्म कितना होता है, ब्लड सेल 45% होता है ब्लड सेल, और प्लाज्मा जो है 55% होता है। प्लाज्मा 55% होता है। ठीक है, ब्लड सेल में ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को मतलब मेडिकल लाइन में इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को मेडिकल लाइन में ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट को मेडिकल लाइन में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये हमारे मतलब स्फेरिकल इन शेप होता है, शेप में ये स्फेरिकल होता है। आरबीसी का फुल नेम हो गया हम लोग का रेड ब्लड सेल। इसका डायमीटर दोस्तों है 2.4 होता है। इसका साइज दोस्तों है 7.2 to 7.4 माइक्रोन तक का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इसका, अगर आरबीसी का काउंट बढ़ गया, ठीक है,
तो ये हो जाएगा क्या, इरेथ्रोसाइटोसिस, और आरबीसी का काउंट घट गया तो साइटोपेनिया, इरेथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि मतलब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो गया व्हाइट ब्लड सेल। इसका मतलब हम लोग मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। अगर इसका डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल होता है 4000 से 11000, और इसका आरबीसी का तो होता है 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट 4000 से कम हो गया तो इरेथ्रोपेनिया, 11000 से ज़्यादा हो गया तो इरेथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। उससे हम लोग देखेंगे इरेथ्रोसाइटोसिस का कारण। देखिए हम उस थोड़ी देर पहले आपको बोल दिए डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम इरेथ्रोसाइटोसिस, जो कि गलत था, उसका नाम ल्यूकोसाइट होता है। और अगर 11,000 से ज़्यादा हो गया अगर डब्ल्यूबीसी तो हम लोग उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, और 4000 से कम हो गया डब्ल्यूबीसी तो उसको ल्यूकोपेनिया कहेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस लाइक डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाना, इसमें दो मतलब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है और एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो है हम लोग का मतलब दवा खाने का, या फिर वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता है दवा खाने का, हम लोग उसको दवा नहीं देंगे चलेगा, और पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसको देना जरूरी होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लाइक छोटे बच्चों में से जो है ना 20,000 काउंट हो जाता है डब्ल्यूबीसी का, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, और इसमें हम लोग दवा नहीं देंगे। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज में हो गया, मेंस्ट्रुएशन टाइम हो गया, प्रेगनेंसी टाइम हो गया, पास्चुरेशन टाइम हो गया, इस टाइम में जो है ना डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, इस टाइम हम लोग दवा नहीं देंगे। उसके बाद पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या आता है, कॉमन कोल्ड, टीबी, ठीक है, इन्फेक्शन या वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सब के कारण हम लोग का डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ जाए या फिर बढ़ जाए तो हम लोग उस टाइम में ना हम लोग दवा उसको चलाएंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का दूसरा ना लाइक ल्यूकोसाइट का हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुल्स और एग्रेनुल्स। ग्रेनुल्स में 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। सबसे पहले हम लोग ग्रेनुल्स का न्यूट्रोफिल को जानेंगे। तो न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस पहले जाता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल उसको लड़ता है, अगर उसे वो मर जाता है तो उसको फिर वो खा जाता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, पहले ये खा लेगा। उसके बाद इसका जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर होता है 10 to 20, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है ना 50 से 70% हमारे ब्लड में इसका वैल्यू होता है। और इसमें 3 से 5 लोग होता है, इसमें लोग कितना होता है, 3 से 5 लोग होता है। और इसमें इसका ग्रेनुल्स का कलर जो है ना वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद इसका साइज जो है क्या हो गया, इसका साइज जो है ना और इसका साइज जो है 10 से 12 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। और अगर ये बढ़ गया, इसका मतलब जो 50 से 70 से जो अगर बढ़ गया न्यूट्रोफिल का वैल्यू तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। और 50 से कम हो गया तो उसको हम लोग न्यूट्रोपेनिया कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं इस्नोफिल में। इस्नोफिल जो है ना ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लाइक हम लोग कोई जहर वगैरह खा लेते हैं तो उसको मतलब उसमें जो जाता है ना उसको काटने का, टॉक्सिक को काटने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका साइज देखिएगा तो इसका साइज होगा 10 से 14 माइक्रोन हो जाएगा। इसका परसेंटेज होता है ब्लड में इसका 1.3% के रहता है, ठीक है। अगर नॉर्मल से इस्नोफिल अधिक हुआ तो इस्नोफिलिया हो जाएगा, और नॉर्मल से कम हुआ तो इस्नोपेनिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, बेसोफिल जो है ना
मतलब ये एंटी कॉन्ग्रुएंट हम लोग इसको कहते हैं, जो हम लोग को ब्लड में थक्का जमने को रोकता है। ये हम लोग के ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है। हेपरिन को ये कैरी करता है, ठीक है। इसका साइज जो है 8 से 10 माइक्रोन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये ब्लड में 0.4 to 1% तक इसका ब्लड में ये रहता है इस्नोफिल का बेसोफिल का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर बेसोफिल का नॉर्मल से अधिक हो गया तो बेसोफिलिया हो जाएगा, और नॉर्मल से कम हो गया तो बेसोपेनिया हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके लाइक न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपेनिया, इस्नोफिलिया, इस्नोपेनिया और बेसोफिलिया का रीजन जानेंगे सभी। हाँ, तो हम लोग अब न्यूट्रोफिलिया का रीजन जानते हैं। तो न्यूट्रोफिलिया जो है ना, एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, पॉइजनिंग टाइम बढ़ जाता है, वैक्सीनेशन टाइम बढ़ जाता है, और भी बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूट्रोपेनिया जानेंगे। न्यूट्रोपेनिया का मतलब फिल का जो काउंट कम हो जाता है ना, तो उसको न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। तो न्यूट्रोपेनिया का रीजन जानेंगे तो बोन मैरो में डिसऑर्डर, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड, ये सब में न्यूट्रोपेनिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे बेसोफिलिया। बेसोफिलिया का रीजन ये होता है ना, बेसोफिलिया में जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, एस्ट्रॉइड, ये सब में बेसोफिलिया डेवलप हो जाएगा। बेसोपेनिया में स्ट्रेस, इन्फेक्शन, थायराइड, ये सब में टाइम है ना बेसोपेनिया डेवलप होगा। उसके बाद आते हैं इस्नोपेनिया में एलर्जी टाइम, अस्थमा टाइम, और उस टाइम में इस्नोपेनिया हो जाएगा, इस्नोफिलिया हो जाएगा। और इस्नोपेनिया कब होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइम, स्ट्रेस टाइम, इस्नोफिलिया हो जाएगा। उसके बाद एक ग्रेनुअल में क्या कौन कौन सा आता है? मोनोसाइट आता है और ल्यूकोसाइट आता है। तो मोनोसाइट का नॉर्मल वैल्यू से अगर ये ज़्यादा हो गया तो मोनोसाइटोसिस, नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया तो मोनोसाइटोपेनिया। मोनोसाइटोसिस कब होगा? टीबी में हो जाएगा, कालाजार में हो जाएगा, मलेरिया में हो जाएगा, थायराइड में हो जाएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में हो जाएगा। मोनोसाइटोपेनिया कब होगा? HIV में हो जाएगा, एस्ट्रॉइड और ट्रीटमेंट के टाइम हो जाएगा मोनोसाइटोपेनिया। उसके बाद ल्यूकोसाइट जो है ना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ल्यूकोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक लार्ज ल्यूकोसाइट और एक स्मॉल ल्यूकोसाइट। लार्ज ल्यूकोसाइट का साइज होता है 10 से 12 माइक्रोन और स्मॉल ल्यूकोसाइट का साइज होता है 7 से 10 माइक्रोन, ठीक है। उसका ल्यूकोसाइटोसिस का अगर काउंट बढ़ गया तो ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, और ल्यूकोसाइट का काउंट कम हो गया तो ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो ल्यूकोसाइटोसिस का हम लोग कार्य जानेंगे, ठीक है। तो इसका टीबी, मलेरिया, ये सब हो गया ल्यूकोसाइटोसिस का कारण। और ल्यूकोपेनिया का कारण हो गया एड्स, एस्ट्रॉइड, ये सब हो गया ल्यूकोसाइटोपेनिया का कारण। एक हम लोग का ल्यूकीमिया करके भी एक टर्म आता है, जो ब्लड सेल का अगर काउंट बढ़ जाता है, लाइक कैंसर टाइम तो ल्यूकेमिया होता है। इसका ब्लड सेल काउंट है ना 1 लाख से अबव चला जाता है तो ल्यूकेमिया इसको कहेंगे। WBC का काउंट 1 लाख अबव चला जाता है, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया कह सकते हैं। हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं प्लेटलेट जो है ना, ये मतलब 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे बॉडी में होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगर इसका अगर वो बढ़ गया, काउंट बढ़ गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे, और इसका काउंट घट गया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे, ठीक है। आज मैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताना जा रहा हूँ। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है तथा मतलब बच्चों में 300 से लेकर 350 हड्डियाँ होती है। 18 वर्ष की उम्र तक जुड़कर 206 हड्डी हो जाती है। जो बच्चों में 300 से 350 हड्डियाँ होती है, वो 18 वर्ष की उम्र तक जुड़ के 206 हड्डी हो जाती है। अब स्केलेटल सिस्टम का मतलब काम जाने का मतलब इसका काम क्या है? स्केलेटल सिस्टम का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क में सजा कर रखता है, जिससे मतलब हमको चलने फिरने या मूव करने में मतलब सहायता मिलता है। अब बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डी होता है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होता है आपको 80 बोन होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम।
एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 के बोन होता है। अब हम शुरू करेंगे ऊपर से, मतलब बोन का नाम और बोन के बारे में जानना। तो सबसे ऊपर होता है क्रेनियल बोन, क्रेनियल कैविटी बोला जाता है। तो क्रेनियल बोन में सबसे शुरुआत में होता है फ्रंटल, फ्रंटल एक होता है, फ्रंटल एक, उसके बाद पेराइटल होता है, पेराइटल 2 होता है, और ऑक्सीपिटल 1 होता है। अब फेशियल बोन की बात करेंगे। फेशियल बोन होता है नोजल 5 को होता है, नोजल में 5 को नाक में हड्डी होता है, और नोजल में होता है 2 गो इंफीरियर नोजल होता है, इंफीरियर नोजल होता है, 2 गो इंफीरियर नोजल कौन-सा होता है, एगो वोमर होता है, 5 को होता है। और उसके बाद जो आँख है इसके नीचे 2 बनता है, स्पोमोइड और टिथोमोइड। उसके बाद होता है यहाँ पे जो आंसू से गिरता है, यहाँ पे लेक्राइवल बोन होता है 2 गो, एगो इधर एगो इधर। उसके बाद जाइगोमेटिक, जिसे खाना चबाते हैं, जाइगोमेटिक ये होता है 2 गो। प्लेटिन होता है जो अंदर होता है 2 गो होता है। उसके एक मैंडिबल होता है और एक मैक्सिला होता है। मतलब ये फेशियल वाला क्रेनियल बोन लेके 14, 8, 22 को होता है। और उसके बाद वर्टिब्रा की बात करेंगे। वर्टिब्रा टोटल 33 को होता है, वर्टिब्रा टोटल 33 को होता है, जिसमें मतलब सर्वाइकल 7 को होता है, थोरेसिक 12 को होता है, T1 से T12 तक। और उसके बाद लोमर 5 को होता है, कॉफिज होता है और 4 को होता है। और उसके बाद हो गया ये वर्टिब्रा हो गया, क्रेनियल कैविटी हो गया, फेशियल बोन हो गया। और उसके बाद से यहाँ है ब्यूटी बोन, जो ब्यूटी बोन होता है इसको क्लेविकल बोन भी कहता है, ये 2 को होता है, एक राइट एक लेफ्ट। और उसके बाद से होता है ये रिब्स, रिब्स होता है 7 इधर 7 इधर लेके आएगो। स्टर्नम जो होता है रिब्स स्टर्नम को दोनों को लेकर 25 को होता है। उसके बाद पीछे होता है 2 गो स्केपुला, पीछे 2 गो स्केपुला होता है। इसको बोलते हैं ह्यूमरस होता है, एक ह्यूमरस होता है, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों हाथ में मिलकर 2 गो होता है। और उसके बाद से ह्यूमरस के नीचे आता है 2 गो, एक हाथ में 2 होता है, एक हाथ में एगो रेडियस होता है और एगो अल्ना। और उसके बाद से कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लाइजेजेस। तो कार्पल होता है 14, 7 इधर 7 इधर 14 गो। और उसके बाद से मेटाकार्पल होता है 10 गो, मेटाकार्पल होता है 10। और उसके बाद से फ्लाइजेजेस होता है 14, 14 में 28, यानी एक मतलब हाथ का बोन होता है 60 गो और फुट का बोन होता है 60 गो। तो हाथ का बोन जान लिए, और उसके बाद वर्टिब्रा जान लिए, रिब्स स्टर्नम जान लिए। उसके बाद आएंगे हिप, हिप बोन 2 को होता है, जिसका दूसरा नाम है पेल्विक बोन। हिप बोन 2 को होता है, इसका दूसरा नाम है पेल्विक बोन। और उसके बाद आता है फीमर, जो जांग की हड्डी, फीमर एक राइट होता है, एक लेफ्ट, ये दोनों 2 होता है। उसके बाद से पटेला, जो घुटना होता है इसको पटेला होता है, पटेला 2 को होता है, एक राइट एक लेफ्ट। और उसके नीचे आता है फिबिया, फिबुला, ट्रिबिया, जो राइट में 2 को होता है, लेफ्ट में 2 को होता है, दोनों मिलकर 4 का। उसके बाद नीचे आता है फिबिया, ट्रिबिया का नीचे आता है टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लाइंजेजेस। तो टार्सल जो होता है एक में होता है 7 दूना 14, 7 दूना 14 को होता है। और उसके बाद से मेटाटार्सल 5 दूना 10, फ्लाइंजेजेस 14 दूना 28 को होता है। 60 को फुट में होता है और 60 को हैंड में होता है। इसी प्रकार हम लोग स्केलेटल सिस्टम के सारे बोन के बारे में जान लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम राइस ट्यूब के बारे में कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। राइस ट्यूब कैसे लगाया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हम दे सकते हैं। ठीक है, राइस ट्यूब एक जो है नली का आकार है, जिससे हम अपने लिक्विड फॉर्म में फूड दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं। तो कॉल आ गया।